हम लोग का वैदिक युग तो कंप्लीट हो गया था। जी सर। उसके बाद का जो सिचुएशन था, महाजनपद के आसपास हम लोग आते हैं। तो महाजनपद काल में हम लोग देखते हैं कि महाजनपद काल जो है, देखो हम लोग इसको जो है 600 BC से लेकर जो है 323 BC तक जो है उसको महाजनपद काल हम लोग जो है बोलते हैं, या इसको जो है 323 BC तक जो है या तो इसका महाजनपद काल बोलते हैं, या इसको हम लोग बुद्ध काल भी बोलते हैं। इसको हम लोग जो है बुद्ध काल भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो ये वो सिचुएशन है जब हम लोग पहले हम लोग बोले, जब हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे थे तो उस समय जो है हम लोग को जन के रूप में हम लोग को मिलता है। जन मतलब कबीला है ना, जन मतलब होता कबीला, कबीला के रूप में मिलता है। फिर इसके बाद जो है जनपद मिलता है ना। जनपद जो है आज के डेट में डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसको जनपद बोला जाता है, तो जनपद के रूप में मिलता है। और फिर इसके बाद जो है महाजनपद जो है, महाजनपद का जो है क्रिएट होता है। महाजनपद जो है ये एक तरह से स्टेट, ठीक है, ये स्टेट हो गया, ये आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है। तो पहला एक जो कबीला मतलब एक, अगर हम बोलें इसको एक कबीला मतलब विलेज के रूप में था। ये जब वैदिक युग में जब लोग आए तो पहले एक कबीला एक गांव के रूप में डेवलप किया अपने आप को। स्थायी पहले तो शुरुआत में तो स्थायी भी नहीं था, धीरे धीरे वो स्थायी बने। स्थायी बने तो वो क्या हुआ कि उन्होंने जन का जो है निर्माण किया, मतलब विलेज का निर्माण किया। फिर ये विलेज जो है जनपद किया और जो है बढ़ा, और फिर एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और फिर यही डिस्ट्रिक्ट जो है आगे चलकर क्या बन गया, स्टेट के रूप में डेवलप हो गया। जो जनपद से जो महाजनपद मतलब जो डिस्ट्रिक्ट से जो स्टेट के रूप में कन्वर्ट हुआ, इसका जो मुख्य कारण जो माना जाता है वो माना जाता है
लोहे की खोज, है ना। लोहे की जो खोज हुआ माना जाता लगभग जो है 1000 BC के आसपास जो है एक लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है अंतरजिखेड़ा के पास। ठीक है। हाँ, तो जो अंतरजिखेड़ा जो है एक जगह है यूपी में, ठीक है, यहाँ से लोहे का जो है एविडेंस मिला है। ठीक है, और इस लोहे के एविडेंस के आधार पर जो है ये इसका जो कालक्रम निकाला गया है वो लगभग 1000 BC के आसपास का है। तो माना जाता है कि 1000 BC के आसपास में जो है लोहे का जो है जानकारी जो है वैदिक लोगों को हो गया था, और वैदिक लोगों ने जो है इस लोहे का प्रयोग जो है करना जो है स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो जब वो करना स्टार्ट कर दिए थे तो इसी लोहे के खोज ने क्या किया कि जो है पूरे व्यवस्था को जो है आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, मतलब पूरे व्यवस्था में जो है चेंज कर दिया। अब लोहे के खोज से दो चीज़ हुआ। ठीक है, पहला जो है जंगलों को साफ करना आसान हो गया। ठीक है, दूसरा कृषि में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आमूलचूल परिवर्तन हुआ अंतरजिखेड़ा। हाँ, अंतरजिखेड़ा। तो कृषि में जो है आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आमूलचूल मतलब जो है ना बहुत वृहद रूप से चेंज हो जाना, है ना, जिसको बोलते हैं ना ब्रॉड लेवल पे जो है चेंजिंग। तो कृषि में जो है एक आमूलचूल परिवर्तन हो गया, मतलब जो पहले का जो व्यवस्था चल रहा था उस व्यवस्था को पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब देखो चूँकि पहले क्या था, मान लो कि ये गांव के रूप में जो है डेवलप किया गया, गांव के रूप में जो है डेवलप किया गया। ठीक है, ठीक है, गांव के रूप में डेवलप किया गया। ठीक है, अब गांव के रूप में डेवलप किया गया तो सिंपल सी बात है कि गांव तो वहीं पर डेवलप किया गया जहाँ पे एग्रीकल्चर टाइप का भूमि था, मतलब जो नदी के किनारे में जो तटी होता है ना, नदी के किनारे जो है, जो भी रिवर के किनारे में जो भी चीज़ें होती है, मतलब थोड़ा सा जो है समतल भूमि होता है, तो उसी के आसपास में जो है गाँव को डेवलप किया गया। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर एग्रीकल्चर करना आसान था। ठीक है, एग्रीकल्चर करना आसान था क्योंकि जो है समतल भूमि मिल रहा है प्लस उपजाऊ भूमि था, वहाँ पे आसानी से एग्रीकल्चर हो सकता था। लेकिन इसके बाहर का जो आउटर बोल सकते हैं, आउटर रिंग जो था वो तो जंगलों से भरा हुआ था, वो तो जंगल था वहाँ पे। तो जंगल को बहुत साफ करने के लिए जो है आपको कोई मजबूत धातु चाहिए। आप जो है कांसे या तांबे के धातु सब साफ नहीं कर सकते, या पत्थरों से साफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मजबूत धातु चाहिए। तो शुरुआती जो स्तर था वो छोटा छोटा गांव के रूप में डेवलप हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत बृहद नहीं हो पाया। बृहद थोड़ा बहुत जो है इन लोगों ने प्रयास किया होगा साफ करने का। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रयास किया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इन लोगों ने डेवलप नहीं कर पाया। ठीक है, कब डेवलप हुआ? जब लोहे का जो है खोज हो गया। लोहे का जब खोज हुआ तो जंगलों को साफ करना आसान हो गया। ठीक है, तो लोहे की खोज के कारण जब जंगल को साफ करना आसान हो गया तो फिर ये क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये बढ़ना स्टार्ट हो गया। क्लियर? जब बढ़ना स्टार्ट हुआ तो फिर ये क्या हुआ, जनपद के रूप में कन्वर्ट होना, मतलब एक जिले के रूप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। क्लियर? मतलब 1000 BC से जो हम लोग 600 BC में क्या किए, जनपद, अब फिर उसको आगे चलकर 600 BC में महाजनपद के रूप में कन्वर्ट कर दिए। तो फिर धीरे धीरे ये जिले के रूप में कन्वर्ट हुआ, और जो है इसका दायरा बढ़ा धीरे धीरे। ठीक है, और दायरा बढ़ा तो एक राज्य के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब चूंकि जब जंगलों को साफ किए और ज़मीन को जब हम समतल भूमि बना दिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक था कि एग्रीकल्चर इस भूमि में होगा, इसमें एग्रीकल्चर बढ़ा।
पहले जो है इतना ही भूमि में कि एग्रीकल्चर हो रहा था, इसका मतलब था कि इतना ही जनसंख्या जो था उस जनसंख्या का भरण पोषण हो जा रहा था। जब इतना बड़ा भूमि में हम एग्रीकल्चर करेंगे, सिंपल सी बात है कि जनसंख्या का जो भी आवश्यकता था वो पूरा तो हो ही रहा था, प्लस क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर में अधिशेष भी होने लगा। मतलब जो है प्रोडक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन जितना हो रहा था उससे ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। जब एक्सेस प्रोडक्शन होगा तो आप उसका क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। ठीक है, जब अधिशेष होना स्टार्ट होगा तब इसको क्या करेंगे, आप व्यापार करना स्टार्ट करेंगे। मतलब आप ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। ट्रेड जब होगा, सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं सेंटर बनेगा। ट्रेड के लिए सेंटर होना आवश्यक है कि जहाँ पे विभिन्न लोग जाकर वहाँ पे व्यापार कर सकें। तो क्या हो गया, नगरों का जो है, विभिन्न नगरों का जो है उदय होना स्टार्ट हो गया। समझ में, हम लोग बोलते हैं महाजनपद काल में जो है द्वितीय नगरीय क्रांति। पहला नगरीय क्रांति कहाँ हुआ, हड़प्पा में, और सेकंड जो है बोलते हैं नगरों का जो है द्वितीय क्रांति कहाँ पर हुआ, महाजनपद काल। ठीक है, तो विभिन्न नगरों को उदय हुआ जिनके बीच में क्या हो गया कि जो है ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो कृषि में क्या, तो कृषि में एग्रीकल्चर में क्या परिवर्तन हुआ, एग्रीकल्चर में भी सिंपल सी बात था, इसमें भी लोहे का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसमें भी लोहे का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया। तो कृषि अब आसान हो गया, जुताई उसका जो है बहुत आसान हो गया, कटाई भी आसान हो गया, क्योंकि लोहे का जो है आप जो है हल का प्रयोग करने लगे, लोहे का जो हसुआ का प्रयोग करने लगे। तो लोहे के प्रयोग से क्या हुआ, कृषि में जो है परिवर्तन हुआ, और खासकर आमूलचूल परिवर्तन हुआ। ठीक है, ज़मीन समतल बनाना स्टार्ट हो गया, ज़मीन का विस्तार हुआ, प्रोडक्शन जो है तेज़ी से बढ़ने लगा। ठीक है, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, जब जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ने के बाद सिंपल सी बात, इसको फ़ायदा किसको होगा, राज्य को। क्यों राज्य को टैक्स भी तो ज़्यादा मिलेगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा टैक्स इसको मिलेगा, उतना ज़्यादा जो है ट्रेड भी होगा, तो राज्य को टैक्स भी तो ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो राज्य भी प्रयास कर रहा है कि जो है अधिक से अधिक जो है भूमि क्या हो उसके राज्य में आ जाए, अधिक से अधिक भूमि डेवलप हो। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि होगा, ट्रेड होगा, तो टैक्सेशन भी उसके पास ज़्यादा आएगा। ठीक है, और टैक्स आएगा तो सिंपल सी बात है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसका विस्तार होगा, क्योंकि जब ज़्यादा टैक्सेशन होगा उसके लिए अलग से व्यवस्था बनाना पड़ेगा, उसके लिए सेना रखना पड़ेगा। ठीक है, क्षेत्र को सुरक्षित, बड़ा क्षेत्र होगा तो बड़ा क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए आर्मी का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो फिर ये जो है धीरे धीरे क्या करने लगे कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन का भी डेवलपमेंट हुआ, ताकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलता है जन में, सिंपल सा सेनानी और पुरोहित टाइप का लोग मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर पाइएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा एक ढांचा मिल जाता है, हर विभाग के लिए अलग अलग जो है आपको अध्यक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हो गया, क्लियर। तो राज्य क्या हो गया, जनपद जो है आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, एक राज्य के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है राज्य, क्योंकि उसका क्षेत्र क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब बड़ा क्षेत्र के लिए बड़ा जो है प्रशासन भी चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होना स्टार्ट हो गया, राज्य भी मजबूत होने लगा। व्यापार व्यवस्था जब चला तो अलग अलग जो है नगरों का उदय हुआ और अलग अलग राज्यों का भी उदय हुआ। ठीक है, तो ये जो समय था 1000 से लेकर जो 600 BC के आसपास में, ठीक है, ये 1000 BC से 600 BC के आसपास में ये पूरा का पूरा जो है संक्रमण वाला क्षेत्र था, संक्रमण वाला काल था, जिसमें क्या हो गया कि जो पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी उस व्यवस्था में परिवर्तन हो गया, और फिर एक नई व्यवस्था उभर के आया जिसमें जो है जन से महाजनपद की ओर जो है अग्रसर हो गए। एक जो कबीले के रूप में हम लोग पहले थे वो क्या हो गया, एक स्टेट के रूप में जो है डेवलप हो गए, एक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, एग्रीकल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, और व्यापार भी जो है अन्य सेंटर के माध्यम से जो है व्यापार भी चलने लगा। ठीक है, तो ये जो है आपका ये संक्रमण वाला क्षेत्र हम जिक्र कर दिया। अब इसमें जो है ये चीज़ आपको पढ़ना नहीं था, लेकिन फिर भी हम बेसिक बता दिए। अब इसमें है कि जब 600 BC के आसपास में जब हम पहुंचते हैं तो विभिन्न ग्रंथों में जो है, खासकर जो है जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, उत्तर वैदिक काल है, चाहे उपनिषद है, विभिन्न ग्रंथों में 16 राज्य का जो है जिक्र किया गया है। मतलब 16 जो है महाजनपद,
16 महाजनपद का जो है यूज किया गया है। क्लियर। उस समय जो है 600 BC के आसपास में 16 महाजनपद था, मतलब 16 स्टेट के रूप में जो है डेवलप हो गया था। और ये स्टेट जो है कहाँ से था, मतलब जो है आप उत्तर वाला क्षेत्र से ले लो, है ना, सो वहाँ से लेते हुए मतलब जो हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है वहाँ से ले लो तो बिहार वाला जो है क्षेत्र तक आ गया था। मतलब मगध तक जो पूरा गंगा घाटी तक जो है ये लोग अपने आप को कैप्चर कर लिए थे। मतलब वैदिक ऋग्वैदिक युग में सिर्फ ऊपर वाला क्षेत्र में थे, मतलब सप्त सिंधु प्रदेश में थे। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि वैदिक लोग जो है वहाँ से उतरते हुए गंगा घाटी से होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक पहुँच गए। ठीक है, तो बिहार तक का क्षेत्र जो है इन लोगों ने डेवलप कर दिया और पूरा का पूरा जो है उसी क्षेत्र में जो है बिहार वाला कुछ मध्य वाला क्षेत्र में जो है कुछ राज्य का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। सप्त सिंधु प्रदेश से लेकर बिहार तक चला गया। ठीक है, अब जो है इसमें 16 जो महाजनपद राज्य का जो जिक्र किया गया है, 16 महाजनपद मिला है। अब 16 महाजनपद में जो है सोलह महाजनपद में दो तरीके का राज्य जो है देखने को मिलता है। पहला जो राज्य है वो राजतंत्रीय राज्य है। राजतंत्रीय राज्य है, राजतंत्र वाला राज्य है, मतलब जो है उसको हम ऐसा राज्य बोल सकते हैं जो वंश परंपरा के आधार पर बढ़ रहा है। ठीक है, और दूसरा राज्य क्या है, गणतंत्र है। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक टाइप का, मतलब जहाँ पे लोगों को चुनाव करके जो है, राजा को चुनाव करके जो है इलेक्टेड करके उसको हम भेज रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्टेड हो रहा है, यहाँ पे नॉमिनेटेड हो रहा है। दोनों फर्क ये इतना ही है, यहाँ पे नॉमिनेशन कर दे रहा है राजा जो है अपना बेटा, बड़ा बेटा बनेगा कि छोटा बेटा बनेगा कि जो है 5 बेटा उसमें से कौन बनेगा ये राजा ही तय कर दे रहा है। तो नॉमिनेट कर रहा है वहाँ पर, समझ में आया। तो नॉमिनेशन यहाँ पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तय नहीं कर रहा है राजा, यहाँ पे कौन तय कर रहा है, जो लोग हैं वो चुन रहे हैं, मतलब वो वोटिंग कर रहे हैं कि इनमें से कौन राजा बनेगा। तो ये जो है इलेक्शन के माध्यम से हो रहा है, इलेक्टेड है, ये जो है नॉमिनेटेड है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क ये है। तो दो तरीके के राज्य जो है हम लोगों को 16 महाजनपद में दो तरीके का राज्य मिलता है, एक नॉमिनेटेड राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। ठीक है, तो दो तरीके का आपको सिलेबस में स्पेशली गणतंत्र वाला पार्ट ही पढ़ना है, सिलेबस में यही वाला पार्ट दिया है। ठीक है, सिलेबस देखेंगे तो आपको गणतंत्रीय व्यवस्था वाला जो है राज्य है, खासकर जो लिच्छवी वगैरह राज्य है उसी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है अगर हम जो है महाजनपद काल को अगर देखें तो इसमें कुछ विशेषता हमको दिखता है। ठीक है, खासकर जो राजनीतिक विशेषता है 16 महाजनपद में, इस काल में जो है राजनीतिक विशेषता जो हमको देखने को मिलता है। जैसे पहला अगर देखें तो राजनीतिक संघर्ष का भी काल, इसको राजनीतिक संघर्ष, इस काल में हमको जो है राजनीतिक संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब इस काल में क्या हो रहा है कि जो है एक स्टेट जो है दूसरे स्टेट पे जो है आक्रमण कर रहा है और अपने में जो अपना राज्य को बड़ा कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको संघर्ष वाला भी काल मिलेगा, जहाँ पे जो है विभिन्न राज्य जो है आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है, किस लिए कर रहे हैं, अपना जो है विस्तार करने के लिए, समझ में, अपना जो है सीमाओं का विस्तार करने के लिए, क्योंकि जितना जब बड़ा राज्य होगा उतना ज़्यादा उसके पास टैक्सेशन आएगा, उतना ज़्यादा वो मजबूत राज्य होगा, समझ में। तो इसमें पॉलिटिकल जो है आपको जो है स्ट्रगल भी मिल रहा है।
दूसरा है शासन का दो प्रकार है। शासन के दो प्रकार हैं। एक राजतंत्र, दूसरा गणतंत्र। शासन के दो आधार हैं, एक राजतंत्र, एक दूसरा है गणतंत्र। मतलब उसको आप राजतांत्रिक भी बोल सकते हैं, गणतांत्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक है। तीसरा है जो निकल के आता है षड्यंत्र और कूटनीति। षड्यंत्र और कूटनीति भी जो है इस समय में खूब मिल रहा है। ठीक है, षड्यंत्र और कूटनीति भी मिल रहा है। विभिन्न राज्यों को गिराने के लिए, उसको हटाने के लिए जो है षड्यंत्र भी किया जा रहा है, कूटनीति भी किया जा रहा है। और तीसरा सामान्य भाषा, इक्वल लैंग्वेज। ठीक है। और समान रीति रिवाज। समान रीति रिवाज। हाँ, 330-23 बीसी में फिर मौर्य काल का जो है उद्भव हो जाता है, तो फिर वो खत्म हो जाता है सब कहानी, क्योंकि मौर्य काल जो है पूरे भारत में ढक देता है चीज़। फिर उसमें सिर्फ मगध का ही जो है प्रभाव होता है, और पूरा का पूरा जो है मौर्य काल का जो है एक छत्र राज्य हो जाता है। फिर 16 महाजनपद समाप्त। सबको तो मिला लिया जाता है ना, अपने अपने राज्य, लगभग जितना भी राज्य होता है सबको मगध साम्राज्य में जो है शामिल कर लिया जाता है। तो हाँ, मतलब बोल सकते हैं जो उसका सीमा का विस्तार था उसी आधार पर बोला जाता है कि जो है वो अखंड भारत था, मतलब उससे बड़ा भारत कभी बना ही नहीं था। तो आज भी जो है वो कल्पना चलता है कि जो है आज का भारत उसी तरह का होना चाहिए, लेकिन ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि अखंड भारत बनाने की बात करते हैं और भारत से लोगों को पाकिस्तान भेजते हैं। सब वाद यहाँ पे है ना, यहाँ पर सारा वाद है, क्षेत्रीयवाद भी है, जातिवाद भी है, धर्मवाद भी है, सब वाद है, और उसके बाद भी भारत चल रहा है। इसीलिए बोलता ना कि अद्भुत देश है ना, अद्भुत देश बोला जाता है कि एक अमेरिका से जो है, अमेरिका में जो है एक व्यक्ति जो है बोला जाता है वो भारत को नहीं मानता था, मतलब वो क्या बोलते हैं भगवान को नहीं मानता था, नास्तिक था। तो बोला कि अरे भगवान कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं करता, गॉड नहीं है। तो जो गॉड मानने वाला व्यक्ति था बोला कि तुम कैसे कैसे बोल सकते गॉड नहीं है। बोला कि अरे हम कैसे माने, हम तो देखे ही नहीं है। बोला तुम हवा देखे हो, एयर देखे हो? तो बोला कि नहीं। तो महसूस करते हो ना एयर है? तो बोला हाँ महसूस तो करते हैं। बोला लेकिन देखते तो नहीं हो उसको। तो गॉड भी वैसा ही है, उसको महसूस किया जाता है, उसको देखा नहीं जाता है ना। लोग जो है एक छवि बना लिया जाता है कि गॉड ऐसे होंगे, तो उसका मूर्ति बना लिया जाता है या फिर उसका छवि दे दिया जाता है, तो लोग उस छवि को ही मान लें, महसूस करें। बोला फिर भी हम नहीं मानते हैं। बोला ठीक है नहीं मानते हो तो एक काम करो, तुम जाओ इंडिया घूम के आओ, इंडिया में तुम 6 मंथ रख के आना, तुमको महसूस होगा कि भगवान है कि नहीं है, या तुम देख ही लोगे भगवान है कि नहीं। बोला ऐसा क्या बात है इंडिया में? बोला कि तुम जाके तो देखो, तो वो महसूस हो जाएगा कि वहाँ पे भगवान है कि नहीं है, तो वहीं पता चलेगा। बोला ठीक है, जाता है इंडिया आ गया, इंडिया वीज़ा वूजा लेके आता है, इंडिया घूमता है पूरा। घूमने के बाद जो है
6 महीने के बाद वो जो है वहाँ लौटता है अमेरिका, पूछता उससे घूम लिए, कैसा लगा? बोला हाँ बहुत अच्छा। क्या तुम्हारा विचार है? बोला हाँ, अब हम मानते हैं कि भगवान है, अब हम मानते हैं कि भगवान है। बोला अभी तो तुम बोलते थे 6 महीना पहले कि भगवान नहीं है, बकवास चीज़ है, अब कैसे मान रहे हो कि भगवान है? बोला कि इंडिया घूमने के बाद हमको अंदर महसूस हो गया कि भगवान है और साक्षात है। बोला ऐसे कैसे? बोला कि जहाँ पर इतना सारा धर्म हो, जहाँ पर इतना सारा भाषा हो, जहाँ पर हर 2 किलोमीटर में डाइवर्सिटी मिल जाए, जहाँ पर इतना जाति व्यवस्था हो, जहाँ के लोगों का रीति रिवाज इतना ज़्यादा अलग अलग हो, जहाँ का पर्व त्यौहार इतना अलग अलग हो, जहाँ के गीत संगीत अलग अलग हो, जहाँ का डांस अलग अलग हो, हर चीज़ अलग अलग है, इतना डाइवर्सिटी है, उसके बावजूद भी वो देश चल रहा है, उसके बावजूद भी वो देश विकास कर रहा है। इसका मतलब उसको भगवान ही चला रहा है, उसको इंसान नहीं चला सकता है। इसलिए जो है भगवान तो है जो ऐसे देश को चला रहा है, समझ में? तो बोला कि तो इसलिए तो हम बोल रहे थे कि भगवान है, तो मानते नहीं थे। बात तो सही है, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी आज तक किसी देश में नहीं है। किसी भी कंट्री में, पूरा विश्व का जितना कंट्री है वहाँ पे इतना डाइवर्सिटी नहीं है। स्टेट वाइज भी है डाइवर्सिटी, तो ऐसा नहीं है। जलवायु अलग हो सकता है, अगर नॉर्थ अमेरिका में जाओगे, साउथ अमेरिका जाओगे तो जलवायु अलग मिलेगा, क्लाइमेट का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका जो डाइवर्सिटी जो लैंग्वेजेस को लेकर है, डाइवर्सिटी जो आपका रिलीजियस को लेकर है, डाइवर्सिटी जो कास्ट को लेकर है, डाइवर्सिटी जो आपका जो है रीति रिवाज को लेकर है, डाइवर्सिटी जो आपका जो है लैंग्वेजेस को लेकर है, इतना डाइवर्सिटी कहाँ मिलता है? अमेरिका में, फ्रांस में जाएंगे फ्रेंच खाली चलता है, चीन में जाएंगे तो मंदारिन सिर्फ चलता है, अमेरिका में जाएंगे तो इंग्लिश खाली चलता है, एक लैंग्वेज चलता है, सबको जोड़ कर रखता है। यहाँ तो मालूम चला है कि हर 2 किलोमीटर में लैंग्वेज बदल जाता है। कहीं आप झारखंड में ले लो, झारखंड में ही कितना लैंग्वेजेस चल रहा है, जनजाति का अलग है, सादानों का अलग है। सादानों में भी जाओ, कहीं नगपुरिया बोल रहे हैं, कहीं पे खोटा बोल रहे हैं, कहीं पे कुरमाली बोल रहे हैं। रांची से बाहर निकलो तो कुरमाली मिल जाएगा, रांची में आ जाओ तो नागपुरी मिल जाएगा, रांची से थोड़ा बाहर रामगढ़ जाओ 40 किलोमीटर तो खोटा मिल जाएगा। मतलब 50 किलोमीटर में तुमको कई भाषा मिल जा रहा है। अच्छा, नागपुरी में भी कई, उसका भी कई वेरिएशन है, खोटा में भी कई वेरिएशन है। वो गोला का खोटा अलग है, हजारीबाग का खोटा अलग है, देवघर और गिरिडीह का खोटा अलग है, धनबाद का खोटा अलग है। मालूम चला है कि झारखंड में ही एक लैंग्वेज में कई सब लैंग्वेज डेवलप है। जितना सारा लैंग्वेजेज है, धर्म भी इतना सारा, उसमें भी धर्म, हिंदू धर्म में जाओगे तो इतना सारा डाइवर्सिटी है हिंदू धर्म में। मालूम कोई शिव को मान रहा है तो कोई विष्णु को मान रहा है, कोई राम को मान रहा है तो कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई देवी को मान रहा है, कोई दुर्गा को मान रहा है। तो कितना सारा डाइवर्सिटी है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि इतना सारा डाइवर्सिटी के बावजूद भी जो है इंडिया चल रहा है और डेवलप कर रहा है ना। तो ये हम लोग का जो है ठीक है। ये उस समय का राजनीतिक जो है विशेषता जो मोटा मोटी है ये है, समान भाषा, रीति रिवाज एवं समान धारणाओं का विकास। मतलब अगर उस समय का अगर देखेंगे तो समान जो भाषा और जो है रीति रिवाज जो है देखने को मिल जाता है, सबसे मिलता। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे वो टूटते चला गया और अलग अलग भाषा निकल के आ गया। क्या पाली, तभी तो बौद्ध और जैन धर्म पाली भाषा में जो है, पाली सामान्य भाषा था। पाली उस समय का सामान्य भाषा था, संस्कृत उस समय इलाइट भाषा हो गया, मतलब पढ़े लिखे होता है। सामान्य भाषा पाली।
इसलिए बौद्ध और जैन धर्म का जो भी साहित्य लिखा गया है वो पाली भाषा में लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि सामान्य लोग उसको पढ़ सकें। और भी सर बहुत सारा लिपि से मिला है सर, पाली हो गया, सर खरोष्टी हो गया। पाली भाषा है बाबा, लिपि नहीं है। पाली भाषा है, खरोष्टी लिपि है। खरोष्टी और जो है ब्राह्मी लिपि दो होता है, ठीक है। और पाली भाषा है, बोलचाल की भाषा है, और लिपि अलग चीज़ होता है। भाषा अलग है, लिपि अलग है। सर पाली भाषा तो बहुत सारा चीज मतलब ये हर भाषा का लिपि होगा, जरूरी नहीं है। नागपुरी का आज तक लिपि नहीं है, खोटा का आज भी लिपि नहीं है। भाषा तो है। अभी देवनागरी लिपि में लिखते हैं ना हम लोग, देवनागरी तो ज्यादा सब चल रहा है। अब न चल रहा है। चल चलो हेडिंग लिखो 600 BC में राज्यों के उद्भव के कारण। BC में राज्यों के उद्भव के कारण। ठीक है, उसमें लिखो थोड़ा सा, ये लिखो। देखो, राज्य निर्माण इतिहास में, राज्य निर्माण इतिहास में एक बड़ी घटना है। राज्य निर्माण इतिहास में एक बड़ी घटना है। राज्यों का उदय राज्यों का उदय कई सारे कारकों, राज्यों का उदय कई सारे कारकों पर निर्भर करता है। कई सारे कारकों पर निर्भर करता है। कारकों मतलब फैक्टर पर निर्भर करता है। राज्य शासन चलाने की, राज्य शासन चलाने की एक व्यवस्था होता है। एक व्यवस्था होता है जिसके तहत एक निश्चित भूभाग के तहत, एक निश्चित भूभाग के तहत एक प्रशासनिक मशीनरी, एक प्रशासनिक मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कार्य करती है। कार्य करती है जिसमें सेना, प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें सेना, प्रशासनिक अधिकारी, राजा, राजा, मंत्रीगण मतलब मिनिस्टर्स,
राजा, मंत्रीगण आदि शामिल होते हैं। राज्य मशीनरी के स्टेट मशीनरी सफल संचालन के लिए राजस्व के नियमित स्रोत नियमित स्रोत सामाजिक आवश्यकता, सोशल नीड, आदि की आवश्यकता होती है। हाँ, लिख सकते हैं। आदि की आवश्यकता होती है। लाइन चेंज कीजिए, लिखिए। 600 BC में राज्य के निर्माण की सभी स्थितियां विद्यमान थीं। राज्य के निर्माण की सभी स्थितियां विद्यमान थीं। सर, उत्तर में ये जगह का छोड़ के इसमें बदल दी गई है। तो छोड़ के जो उत्तर ये दिया है भारत का, तो वहाँ पे बस आदिवासी नृत्य के नाम कुछ ऐसे नृत्य कुछ नहीं प्रमाण की क्या है। ये हम लोग पढ़ते हैं बस ये सब और जैसे नीचे देखो, उसमें देखो दो ही चीज़ें हैं। देखो, दक्षिण भारत का इतिहास अलग चलता है, वहाँ पे अलग इतिहास है। वो इतिहास हम लोग को पढ़ना नहीं है। हाँ, जब वैदिक युग चल रहा था उस समय दक्षिण भारत का अपना इतिहास चल रहा था, महापाषाण काल उस समय चल रहा था। ठीक है, चूँकि हम लोग पढ़ना नहीं इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे उसको, वो बहुत लंबा है। और दक्षिण भारत अलग चल रहा है, उत्तर भारत का इतिहास ही हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, उत्तर भारत के इतिहास में जो सिंपल है कि दो ही इसमें मिलता है। उत्तर भारत के जो सब सिंधु प्रदेश था वहाँ पे जो है आर्यों का आगमन होता है, वो वहाँ पे बस जाते हैं। लेकिन साइड जो एरिया था वहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो है और भी लोग थे, विभिन्न बस्तियाँ जो है मिलता है। जो माना जाता है कि हड़प्पा के बाद के जो लोग थे वो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो रह रहे थे, वो भी जो है ग्रामीण अवस्था ही था, इसलिए जो है उसको अनार्यों का जो है उपाधि दिया गया। आर्य के अलावा भी लोग थे जिनको अनार्य के रूप में जो है बोला जाता था, और उनके ऊपर जो है आक्रमण करने का भी चर्चा मिलता है, जिसको दास या दस्युओं के रूप में जो है हम लोग यूज करते हैं। उनके ऊपर आक्रमण करते थे और उनको जो है दास के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया अधिकार करके। तो वही मूल लोग थे जिसको आप मान सकते हैं कि मूल टाइप के लोग थे, जिनके ऊपर आक्रमण करके आर्यों ने जो है उनके ऊपर अधिकार कर लिया। और फिर उनको जो है हम तो पहले ही बताए हैं कि अधिकतर जो है जो शूद्र जो लोग थे वो अनार्य ही थे, दस्यु ही थे, जिनको दास के रूप में जो है बनाया गया था। उनको शूद्र बना दिया गया कि भाई आप सेवा करोगे सबको, समझ में आप। तो वो लोग थे, कुछ आर्यों में से भी जो नीचे तबके के लोग थे उनको भी बनाया गया, लेकिन जो है अधिकतर जो है जो दस्यु थे, जो अनार्य थे, उन्हीं को बनाया गया। क्लियर। देखो, राज्यों के उद्भव का कारण में हम लोग जब जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखें कि राज्य जो है, राज्य जब निर्माण होता है तो राज्य निर्माण के लिए जो है कुछ आवश्यकता होता है। ठीक है, इसे राज्य निर्माण के लिए जो है आपको भूभाग चाहिए। भूभाग तो होना ही चाहिए, बिना भूभाग का राज्य कैसे बनाएंगे आप। दूसरा, भूभाग है और एक आदमी नहीं रहता है तो राज्य किसको बनाएंगे। अगर भूभाग है, एक भी व्यक्ति नहीं है तो टापू है, तो वहाँ पे आप अकेले राजा बनिए, अकेले जो है खेती भी कीजिए, अकेले जो है टैक्स भी दीजिए, खाइए भी, सब कुछ कीजिएगा।
तो जनसंख्या होना आवश्यक है, ठीक है, राज्य के लिए। तीसरा जो है शासन प्रणाली होना चाहिए। अगर भूभाग है तो जनसंख्या है तो शासन प्रणाली भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक शासन प्रणाली नहीं होगा तो स्वच्छंद रहेंगे। जैसे जंगल में जो है जानवर होता है, तो जानवर क्या होता है, स्वच्छंद होता है, जिधर मन चलता है उधर घूमते रहता है, जहाँ मन किया वहाँ सो गया, जिसको मन किया उसको मार के खा गया, है ना। तो क्या होता है, स्वच्छंद होता है। लेकिन जब शासन व्यवस्था क्या करता है, डिसिप्लिन बनाता है। शासन व्यवस्था क्या होता है, एक विधि बना देता है। विधि किसी भी जो है जो शोषण लोग होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, तभी आप डिसिप्लिन में रह सकते हैं। तो शासन प्रणाली आवश्यकता है राज्य के लिए। और शासन प्रणाली है तो जो है संप्रभुता भी होना चाहिए, सॉवरेटी भी होना चाहिए। अगर संप्रभुता नहीं है, आप किसी गुलाम हैं, तो भी कोई फायदा नहीं है उस राज्य का होने का। राज्य हो सकता है लेकिन संप्रभुता जब तक नहीं है तो राज्य नहीं कहलाएगा, फिर किसी का अधीन हो जाएगा, समझ में, तो अधीन हो जाएगा। तो संप्रभु होना भी जरूरी है। अब शासन प्रणाली जो है कई तरह का हो सकता है, कोई एक शासन प्रणाली तो है नहीं। शासन प्रणाली जो है राजतंत्रीय भी हो सकता है, राजतंत्रीय भी शासन प्रणाली हो सकता है, ठीक है। शासन प्रणाली गणतंत्रीय भी हो सकता है। शासन प्रणाली जो है समाजवादी भी हो सकता है आज की डेट में, है ना। लेकिन उस डेट में जो है ये दो प्रकार का शासन प्रणाली था, ठीक है। संप्रभुता था कि राजा अपने से निर्णय ले लेता था, डिसीजन लेता था कि हम जो है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक राज्य निर्माण का जो है, राज्य निर्माण में ये प्रक्रिया जो है आवश्यक है, ठीक है। शासन प्रणाली, जनसंख्या था ही, भूभाग था ही, सिर्फ शासन प्रणाली डेवलप करना था, जो महाजनपद काल में जो है शासन प्रणाली भी डेवलप हो गया, ठीक है। जो हमको दो तरीके मिलता है, राजतंत्र और गणतंत्र, ठीक है। अब हम लोग देखें 600 BC में जो उदय के कारण था, उद्भव का जो कारण रहा, उसमें बहुत सारा फैक्टर जो है काम किया। जैसे हम पहले भी जिक्र किए थे, लोहे की खोज, ठीक है, लोहे की खोज या लोहे की खोज या भूमिका, ठीक है। दूसरा कृषि अधिशेष, कृषि अधिशेष, नेक्स्ट है सामाजिक कारण, ठीक है, और विचारधारा की भूमिका। ठीक है, ये चार जो है फैक्टर जो है उस समय हम लोग को देखने एक और है,
शिल्प एवं व्यापार की भूमिका। शिल्प एवं व्यापार की भूमिका। ठीक है, उसमें पहला पॉइंट थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करवा दे रहे हैं। पहला पॉइंट लिखो, लोहे की भूमिका। पहला पॉइंट में दोनों लिख लो, लोहे की भूमिका एवं कृषि अधिशेष, दोनों लिख लो एक साथ कर देना। शिल्प एवं व्यापार की भूमिका। पहला पॉइंट लिखो, लोहे की भूमिका एवं कृषि अधिशेष। उसमें लिखो 600 BC में 600 BC में कृषि अधिशेष। छः सौ BC में गंगा घाटी में कृषि कार्यों में लोहे का व्यापक प्रयोग दिखाई देता है। लोहे के द्वारा वन क्षेत्रों को साफ किया गया। लोहे के द्वारा वन क्षेत्रों को साफ किया गया एवं हल के द्वारा गहरी जुताई की गई। हल के द्वारा गहरी जुताई की गई तथा फसलों की रोपनी की एक नई प्रणाली ने उत्पादन को काफ़ी बढ़ा दिया। इससे कृषि में अधिशेष उत्पादन हुआ। इस अधिशेष को राज्यों ने वसूलने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया।
अधिकारियों को नियुक्त किया। इससे राज्यों को नियमित स्रोत प्राप्त हुआ। इससे राज्यों को नियमित स्रोत प्राप्त हुआ। फलतः राज्य निर्माण को बल मिला। राज्य निर्माण को फलतः राज्य निर्माण को बल मिला। दूसरा, शिल्प एवं व्यापार की भूमिका। शिल्प एवं व्यापार की भूमिका। उसमें लिखो 600 BC में पूर्व की अपेक्षा नए नए शिल्पों का विकास हुआ। नए नए शिल्पों का विकास हुआ तथा उनके उत्पादन ने व्यापार एवं वाणिज्य उनके उत्पादन ने व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उस समय अनेक संगठित श्रेणियों का उद्भव हुआ। उस समय अनेक संगठित श्रेणियों का उद्भव हुआ। इसी समय मुद्रा का प्रचलन हुआ। इसी समय मुद्रा का प्रचलन हुआ, जिससे दूर तक व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ हुई। दूर तक व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ हुई तथा अनेक बड़े बड़े नगरों का उद्भव हुआ। तथा अनेक बड़े बड़े नगरों का उद्भव हुआ। लाइन चेंज कीजिए। व्यापार वाणिज्य के इस विकास से
व्यापार वाणिज्य के इस विकास से राज्यों को चुंगी एवं अन्य कर प्राप्त हुए। राज्यों को चुंगी एवं अन्य कर प्राप्त हुए। जिससे बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना को बल मिला। क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना को बल मिला। चुंगी करने समझते हो हम, जो सीमा पर लिया जाता है। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश कर रहे हैं तो टैक्स तो लिया जाता है ना, सब क्या बोलते हैं? चुंगी कर को हैं, सीमा शुल्क। हम लोग उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, है ना। कस्टम ड्यूटी लिया जाता है। आप जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मान लें कि मर्सिडीज आप खरीदें, अब मर्सिडीज का मान लीजिए भारत में कोई यहाँ पे उसका ब्रांचेज नहीं है, तो आपको खरीद के लाना पड़ेगा बाहर से, जर्मन वगैरह से। आप जर्मन में गए, मर्सिडीज खरीदें, तो 2 करोड़ का जो है मर्सिडीज आपको मिला। भारत जब आएगा तो वो 2 करोड़ का नहीं रहेगा, वो 3.5 करोड़ का हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है कस्टम ड्यूटी बहुत हैवी होता है। लग्जरी वस्तु है ना, तो कस्टम ड्यूटी लग जाता है, इसलिए उसका रेट क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है। तो जो भी कस्टम ड्यूटी लिया जाता है वो खासकर लग्जरी कोई भी चीज़ पे तो बहुत हाई होता है। जैसे एग्जांपल फॉर ले लो कि दुबई में जो है लोग सोना लेता है, सोना वहाँ लेने के लिए लोग जाता है, क्योंकि वहाँ पे सस्ता भी और शुद्ध भी है। यहाँ पे आप 24 कैरेट का सोना जो लेंगे जिस दाम पे, वहाँ पे बहुत सस्ता मिल जाएगा। वहाँ पे 24 कैरेट का ही सोना मिलेगा, शुद्धता वहाँ पे प्रमाणित होता है। यहाँ पे आपको जो है 22 कैरेट का मिलेगा या 20 कैरेट का, अधिकतर जो सोना है वो 22 कैरेट का ही मिलेगा, क्योंकि उसमें मिक्सअप होता है। तो लोग वहाँ जाता है, अगर सोना आप पैक करवा के लेके आएंगे तो फिर उसमें टैक्स लग जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ खरीदता है, पहन लेते हैं। दुबई में गए आप, मतलब आप पहन के जा सकते हैं, उसका छूट होता है कि आप 100 ग्राम या 200 ग्राम, एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, लेकिन आप उतना सोना जो है आप पहन के ट्रेवल कर सकते हैं। आप गए, आप पहन लिए, पहन के आप आ गए तो आपको टैक्सेशन नहीं लगा, उसमें बच जाता है। तो लोग सोना वहाँ जाता है, लेके आ जाता है। मतलब आप सोना खरीदने तो नहीं जाएंगे ना, आप, तुम्हारे साथ कोई मूर्ख होगा तो जाएगा सोना खरीदने के लिए, तो मूर्ख नहीं होगा कोई दूसरा तो जाएगा सोना खरीदने के लिए। तो मालूम चला 1 लाख रुपया वो आने जाने में दे देगा, किसी को बोलेगा लाने के लिए, किसी को बोलेगा लाने के लिए ना। या फिर कोई उसको ओकेजन होगा वहाँ पे हो जाएगा। जैसे हीरो लोग जाते रहते हैं, वो लोग जाते हैं वहाँ शॉपिंग करके लाते हैं, सब सोना वोना खूब लेते हैं। अब कोई दोस्त है आपका, आप मंगा लीजिए ना, एप्पल का आप जो है आईफोन वगैरह मंगाइए तो भारत से सस्ता आपको अमेरिका मिल जाएगा। तो दोस्त उसको बोली लेके आने के लिए, तो अपना 2 फ़ोन लेके चल देगा, हाथ में उसका 2 फ़ोन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है आप लेने जाइएगा तो लेकर मंगाइएगा, कस्टम ड्यूटी लग जाएगा तो आपका डबल हो जाएगा, महंगा पड़ जाता है। तो ये है, तो सीमा शुल्क ये हो जाता है। उसके अलावा है, अगर मान लीजिए व्यापार कीजिएगा तो उसमें अलग अलग टैक्स भी लगता है। मान लीजिए कोई चीज़ का उत्पादन